रमेश जो कि एक जॉब एप्लीकेंट हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, वो ग्लास डोर पे लिखते हैं कि आई एम अनेबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू. I prepare each and every day to get the interview. After that, I was not cleared those interviews. What should I do? तो आप देख सकते हैं कि इनके सेंटेंसेस में कितने सारे मिस्टेक्स थे और लोग उन्हें बताते भी हैं कि ये सारे मिस्टेक्स हैं और आपको सॉफ्ट स्किल्स पर काम करने की जरूरत है. तो आप सोचिए कि रमेश जैसे कितने सारे लोग हैं भारत में जो जॉब इंटरव्यूज क्रैक सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है. इंग्लिश ना बोलने की वजह से वो इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे. तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ जिसे सीखकर आप चुटकियों में अपना नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो. आप इंडिया में रह के हिंदी भाषा को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप जब देखो तो इंग्लिश क्यों सिखाते हो? हम भारतीय हैं और हमें हिंदी भाषा प्रमोट करनी चाहिए. तो ये गलत भी तो नहीं है. आई नो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हम सारे इंग्लिश टीचर्स के पोस्ट्स, रील्स, वीडियोस हर जगह आते हैं और मेरे हिसाब से ये गलत भी नहीं है. ऑफ कोर्स हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी क्यों ना प्रमोट करें. लेकिन साथ ही आजकल ये आपको भी पता होगा कि इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक स्किल है जो मजबूरी में हमें सीखनी पड़ती है. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता है. मैं दिल्ली से हूँ और मैं लोगों को 8 साल से इंग्लिश सिखा रही हूँ. तो दोस्तों, ये जरूर समझना कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप सिर्फ 5 तरीके को फॉलो करके इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से. चलो सीखते हैं हमारा पहला तरीका कौन सा है. पहला स्टेप, बुक रीडिंग. नाउ बुक रीडिंग हमें 2 तरीके से आती है. जब भी आपको आपका इंग्लिश टीचर या कोई भी कहता है कि बुक पढ़ो, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, तो आप क्या करते हो? ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. इन्हें तो सब जानते होंगे, शेक्सपियर, है ना. इनकी बुक से मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी जैसे आप पढ़ते हो. ध्यान से सुनना. A midsummer night's dream. There was a law in the city of Athens which gave to its citizens the power of compelling their daughters to marry whomsoever they pleased, for upon a daughter's refusing to marry the man her father had chosen to be her husband. और रीडिंग एक्चुअल में किस तरह से करनी चाहिए ये मैं आज आपको सिखाऊंगी. चलो अब इस सेम पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगी इंटेंसिव रीडिंग के थ्रू, यानी कि रीडिंग किस तरह से करनी चाहिए. A midsummer night's dream. There was a law in the city of Athens which gave to its citizens the power of compelling their daughters to marry whomsoever they pleased. For upon a daughter's refusing to marry the man her father had chosen to be her husband, the father was empowered by this law to cause her to be put to death. अब डिफरेंस क्या था? जब भी आपको कोई कहता है कि आपको रीडिंग करनी है तो हम क्या सोचते हैं? मन में रीड करना या धीरे धीरे बोलकर पढ़ना. लेकिन एक्चुअल में रीडिंग कैसी होनी चाहिए? रीड अलाउड, यानी कि जोर जोर से बोलकर पढ़ना. इससे होता क्या है? इससे आपका रिवीजन आपके माइंड में होता है, मुंह पर इंग्लिश बैठ जाती है, स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, और जब भी आप जोर जोर से बोलते हो, अपनी आवाज को सुनते हो, तो इससे आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होती है. दूसरा पॉइंट, अब कई सारे लोग ना मुझसे कहते हैं कि मैम एडवांस्ड इंग्लिश सिखा दो, हमें एडवांस्ड वर्ड सिखा दो ताकि हम थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करें. लेकिन इन्हीं लोगों से जब मैं सिंपल बेसिक सेंटेंसेस पूछती हूँ तो उन्हें उसका मतलब ही नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं नल खोल दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बुक खोलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्जर लगा दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बत्ती गुल हो गई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन सारे बेसिक सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन हमें नहीं आते और हमें एडवांस वोकैबुलरी सीखनी है. इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश को कवर करो. हमें डायरेक्टली एडवांस्ड पे जंप नहीं करना. हमें अपना लेवल पता होना चाहिए कि हम कौन से लेवल पे हैं. अगर हमने बेसिक इंग्लिश कवर कर ली है तो हम एडवांस पर जा सकते हैं, पर अगर हमने बेसिक कवर नहीं किया है तो सबसे पहले हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरुआत करनी है. नाउ मैंने ना कुछ बेसिक सेंटेंसेस पढ़े, जैसे कि चार्जर खराब हो गया, बत्ती गुल हो गई, नल खोल दो. इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये आपका चैलेंज है, मुझे कमेंट्स में बताओ. तीसरा पॉइंट, वीडियो रिकॉर्डिंग. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जितना कॉन्फिडेंस देगा उतना कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है.
जब मैंने YouTube से अपनी जर्नी शुरू की थी, जब मैं YouTube पर वीडियोस बनाती थी, तब से लेकर आज तक जब मैं अपनी पहली वीडियोस देखती हूँ, मुझे वाकई में हंसी आती है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस था, ना बोलने की स्किल थी, ना ही एक्सपीरियंस था। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इमेंस कॉन्फिडेंस देता है। जैसे ही आप मोबाइल लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद को देखकर आई कांटेक्ट करके इंग्लिश बोलते हो। हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कभी खुद को इंग्लिश बोलते हुए देखा ही नहीं है, और यहीं पर काम आता है वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप 5-6 मिनट की बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएं। आप सिंपली एक वर्ड ले सकते हैं, एक ईडियम ले सकते हैं और उसे खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए, सिर्फ 15 दिनों के लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट आजमाओ, एंड आई एम श्योर आप मुझे आकर थैंक यू बोलोगे कि ये कॉन्सेप्ट वाकई में काम करता है। अगला पॉइंट, अगर आपके साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला पार्टनर नहीं है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपके पास एक टीचर होना चाहिए, और अगर टीचर नहीं है तो गूगल किस दिन काम आएगा। गूगल की सहायता लो, कोई टीचर है तो टीचर से पूछो और इंग्लिश स्पीकिंग करो, ताकि टाइम टाइम पर वो आपको गाइड कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से कितने सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं? जब आप जिम जाते हो तो वहां पर भी एक ट्रेनर होता है जो आपको गाइड करता है, टाइम टू टाइम बताता है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आप कैसे गलत जा रहे हो और कौन सी एक्सरसाइज सही हो रही है। इसी तरह से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की भी जर्नी होनी चाहिए। एक ट्रेनर होना चाहिए जो हमें टाइम टाइम पर गाइड करे कि आप सही जा रहे हो या कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगला पॉइंट, जॉब इंटरव्यू। दोस्तों, जॉब इंटरव्यू देना बिल्कुल मत छोड़ो। कई बार ना जब हम जॉब में सेट हो जाते हैं तो हम इंटरव्यूज देना बंद कर देते हैं, और 2-3 साल के बाद जब हम जॉब स्विच करते हैं और वापस इंटरव्यू में जाते हैं, तो वाकई में फिर से वो कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं बार बार इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रही थी तो मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। इसीलिए जॉब में आने के बाद भी मैं इंटरव्यूज देती रही, अपने आप को चैलेंज करती रही। दोस्तों, एक टाइम था जब मैं खुद इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रही थी, और आज एक टाइम है जहां पे मैंने 200 और 300 से भी ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। डेली बेसिस पे इंटरव्यूज लेती हूँ, और इन्हीं में से कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप जॉब रेडी बन सको। सबसे पहली गलती जो लोग इंटरव्यूज में करते हैं, आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग आज भी कर रहे होंगे, यूजिंग द वर्ड माई सेल्फ। माई सेल्फ हर्षिता, माई सेल्फ करण, माई सेल्फ निधि। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहां पे आपका रिजेक्शन पक्का है। माई सेल्फ एक गलत वर्ड है इंग्लिश का। आप ये नहीं कहते मैं खुद हर्षिता, मैं खुद करण, मैं खुद निधि। आप कहोगे माई नेम इज हर्षिता, माई नेम इज करण और आई एम निधि। ये बिल्कुल सही तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। तो पहली गलती जो लोग करते हैं वो है माई सेल्फ का यूज करना। दूसरा पॉइंट, प्रिपेयर्ड ना होना। दोस्तों, गूगल पे ना आजकल सब कुछ अवेलेबल है। हमें इंटरव्यूज के लिए क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करने हैं, हर एक चीज। और अगर फिर भी कोई इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड होकर नहीं आता तो इंटरव्यूअर, जैसे कि हम लोग, 2 मिनट में समझ जाते हैं कि ये तो आगे नहीं बढ़ने वाला। तो इसीलिए आपको इंटरव्यूज में हमेशा रेडी होकर जाना है। 5-6 क्वेश्चन जो हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो प्रिपेयर करके जाना है। तीसरा पॉइंट, नॉट बीइंग पंक्चुअल। कई सारे लोग चाहे ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, उनकी आदत होती है लेट आना। इंटरव्यूज में लेट आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यूअर के लिए। अगर आप लेट आ रहे हो तो वो वही समझ जाएंगे कि ये अपनी जॉब के लिए भी पंक्चुअल नहीं होगा, और वो रिजेक्शन का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। चौथा पॉइंट जो कई सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बीइंग वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड का मतलब है अच्छे तरीके से तैयार होना, खुद को प्रेजेंट करना। कई सारे लोग कहते हैं मैम दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिखावा नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, स्पेशली अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो। अगला पॉइंट, रटी रटाई इंट्रोडक्शन देना। बस 70% लोग यही गलती करते हैं। वो रटी रटाई इंट्रोडक्शन गूगल से कॉपी पेस्ट करके अपने सारे इंटरव्यूज में देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको नई वोकैबुलरी, नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, और अपने इंट्रोडक्शन को ब्रीफ यानी छोटा रखना है और बिल्कुल नया रखना है, ताकि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सको। और आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट, इंग्लिश बोलते हुए हिचकिचाना। दोस्तों, इंटरव्यूज में 2 चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती है। पहला आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा आपकी स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट नहीं हो, फ्लुएंट नहीं हो, तो रिजेक्शन का ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
इसीलिए अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मेरी पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड से हुई थी। अब मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की तो इंग्लिश तो आती ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पर हम पढ़ाई करते थे, हम स्कूल जाते थे, उस टाइम पर इंग्लिश बोलना मैंडेटरी नहीं था, यानी कि कंपलसरी नहीं था। घर पे भी लोग हिंदी बोलते थे, स्कूल में फ्रेंड्स भी हिंदी बोलते थे एंड ट्यूशन में भी लोग हिंदी ही बोलते थे, तो माहौल इंग्लिश का कैसे होगा? दोस्तों, आपको पता है, आप में से अगर कोई भी आज आके मुझसे ये कहता है कि मैम इंग्लिश बोलते हुए मैं नर्वस हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, चुटकियों में मैं आपसे रिलेट कर लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी ऐसी ही थी। जब मेरे सामने कोई इंग्लिश में फर्राटेदार कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता था ना, उस टाइम पर मैं घबराने लगती थी, माइंड में सोचने लगती थी कि यार क्या बोलूं, सेंटेंसेस भी फ्रेम करने लगती थी, और आखिर में होता क्या था, मुंह से हिंदी ही निकलती थी। लेकिन एक पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश नहीं बोल पाना, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाना, मुझे करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा है। और उसी टाइम पर मैंने खुद को चैलेंज किया कि अब और नहीं, अब तो इस भाषा को मैं सीख के ही रहूंगी और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलूंगी। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू हुई 2016 में। मैं बीएड कर रही थी और उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इंग्लिश को और एक नेक्स्ट लेवल आगे लेकर जाया जाए, और मैंने स्कूल्स में इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूज देते गई, रिजेक्ट होते गई, और एक टाइम पर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बार बार हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रही हूँ। मैंने ये सोचा कि सब्जेक्ट नॉलेज तो मुझे है ही, मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, फिर मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, किस पॉइंट पे रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश स्पीकिंग ही काफी नहीं है, इसके साथ मुझे जरूरत है कॉन्फिडेंस की। जब मैं स्कूल्स में इंटरव्यू देने जाती थी इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए, तो सवाल जवाब तो सही होते थे। सपोज मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आंसर रेडी रहता था। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आंसर रेडी रहता था। फिर रिजेक्शन क्यों मिलता था, यही सवाल मुझे खाए जा रहा था। 1 महीने के लिए तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं बार बार रिजेक्ट हो रही हूँ, और मैं इतनी ज्यादा हताश हो गई कि मैंने 1 महीने का ब्रेक ले लिया। इस 1 महीने का ब्रेक मैंने कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं लिया, ये ब्रेक मैंने लिया खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को और एनहांस करने के लिए। इस 1 महीने में मैंने अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम किया। कैसे, चलो बताती हूँ। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके मैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करती थी, वीडियोस बनाती थी और खुद को ही जज करती थी कि मैंने कहां से कहां तक इम्प्रूव किया। और मेरी पहली जॉब लगी 2016 1 अगस्त को, और मेरी सैलरी थी सिर्फ 7,000 रुपए। नौकरी तो केवल 7,000 रुपए की ही थी, लेकिन इस नौकरी ने मुझे ऐसी स्किल सिखाई जिसने मेरी लाइफ बदल दी। स्पीकिंग स्किल्स, बच्चों को क्लासरूम में जाके पढ़ाना, उनसे इंग्लिश में बात करना, उनके पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करना, खुद को ट्रेन करना कि अगले दिन क्लासरूम में जाकर मैं इफेक्टिवली अपने लेसन को पढ़ा सकूं। इस तरह से मेरी स्पीकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल चली गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। फिर मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि शायद मैं एक सही ऑडियंस की तरफ नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं उस ऑडियंस को इंग्लिश नहीं सिखा पा रही हूं जिसे वाकई में इसकी जरूरत है। और फिर मैंने शुरू किया अपना रिसर्च। इस रिसर्च में मैंने देखा कि कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनका माहौल नहीं होता इंग्लिश बोलने का, जिन्होंने कभी इंग्लिश की पढ़ाई ही नहीं की होती। और इस रिसर्च में हमें पता चला कि हमारे जो टियर 2, टियर 3 सिटीज की जनता है, जिन्होंने कभी इंग्लिश सीखी ही नहीं, इंग्लिश बोला ही नहीं, इंग्लिश का माहौल ही नहीं मिला, वो सही ऑडियंस है इंग्लिश सीखने के लिए। इसी टाइम पर जब मैं बच्चों के पेरेंट्स से बात करती थी, जो पीटीएम में आते तो थे लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था इंग्लिश में सवाल पूछने का, मैं समझ गई कि यही सही ऑडियंस है इंग्लिश सिखाने के लिए। और तब मैंने ठान लिया कि आज से मैं इसी ऑडियंस को इंग्लिश सिखाऊंगी जिसे वाकई में इसकी जरूरत है। इसके बाद आता है 2020, कोविड का टाइम। इस कोविड के टाइम में मेरी जॉब लगती है एक ऐसे कंपनी में जहां मुझे राइट सेट ऑफ ऑडियंस मिलती है जिसे मैं वाकई में ट्रेन करना चाहती हूँ, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, कुछ ऐसे लोग जिनकी नीड है, जरूरत है इंग्लिश बोलना। और तभी मैं समझ गई कि इसी ऑडियंस को मुझे इंग्लिश सिखानी है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो ऑडियंस, जो जनता मेरे पास इंग्लिश सीखने आती थी, उनके दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही सवाल था, ग्रामर कैसे सीखें।
और वो मुझसे हमेशा एक ही सवाल करते थे, मैम इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश से पहले ग्रामर सिखा दो। अगर मैं ग्रामर सीख गया तो मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लूंगा। फिर मैंने उनकी ग्रामर स्किल्स पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते 2 महीने 3 महीने के बाद वही स्टूडेंट्स मेरे पास आए और मुझसे कहा, मैम ग्रामर तो पूरी सीख ली, लेकिन हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। यहीं पे आता है मेरा सबसे करारा जवाब, जब तक इंग्लिश बोलोगे नहीं तब तक इंग्लिश सीखोगे कैसे। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने ग्रामर के रूल्स को रट्टा भी लगा लिया, फिर भी आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो एक डेमो देती हूँ। मैं आपके सामने बोलूंगी 2 सेंटेंसेस और इन 2 सेंटेंसेस को 2 तरीके से बोलूंगी। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा तरीका इंग्लिश बोलने का आपको ज्यादा अच्छा लगा। पहला, हेलो, माय नेम इज हर्षिता, I am a English teacher. I have experience of 8 years in teaching. और दूसरा तरीका, Hello, my name is Harshita. I am a spoken English teacher and I have an experience of 8 years in English teaching. अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। I know आप में से कई सारे लोग बोलेंगे दूसरा तरीका, है ना? लेकिन क्यों, कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि दूसरे तरीके में एक्सप्रेशन था, कॉन्फिडेंस था और इंग्लिश स्पीकिंग थी, वो भी एक करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और इंटरव्यूज क्रैक करना आपका सपना है, तो ये सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको सोने ना दे। मैं जब इंग्लिश बोलना सीख रही थी तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मैं कल कैसे अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करूंगी, कैसे मेरा रिजेक्शन नहीं होगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। अगर आप पैशनेट हैं और आपने ठान लिया है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकती हूं, तो कमेंट्स में आज ही लिखो, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात, आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं हैं, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।